वो लोग बड़ी खुश हो के उन्होंने पूरी सेलिब्रेशन कर रही थी कि जी हम तो जो है वो खुशी से लेकर के आ रहे। अच्छा, उसमें एक फायदा क्या होगा, हम काम बटेगा, औरत की इज्जत ज्यादा होगी। आप समझ रहे, औरतें कम होंगी, मिलेंगी नहीं। अगर इस तरह से 2-2 3-3 शादी लोगों की हो ना यहाँ पे, तो फिर क्या होगा कि औरतों की डिमांड बढ़ जाएगी। अभी तो ये हो रहा है ना कि 50 साल के बूढ़ा भी 25 साल की लड़की से शादी कर रहा है। आज मैं अखबार सुबह उठा के पढ़ के आया हूँ, जंग में एक जापान में कोई पाकिस्तानी स्कॉलर है, ही इज 79 ईयर्स ओल्ड एंड ही इज गेटिंग मैरिड। कोई अमेरिकन लड़की है 29 साल की, उससे शादी हो रही है, वो स्कॉलर है। और वो क्या कहते हैं, उनकी कोई इंटरनेट पे बात हुई थी, उन्होंने कोई आर्टिकल लिखा था जिससे वो इंस्पायर हुई है और जिससे उनकी बातचीत चली है। और अब वो उस फॉरेनर जो लड़की है अमेरिकन है, उससे उनका निकाह भी हो गया है। अच्छा। वो टेलीफोन पे निकाह होगा, उसने वो भेज दिया उनको लिख के। तो वो शादी कर लें और वो कह रहे हैं कि जी वो यहाँ जापान आ जाएगी। उनको भी तो हक है। तो अब नहीं, सबको हक है, करें जरूर करें, मैं नहीं कह रहा कि ना करें, मगर ये कि यहाँ हमारे यहाँ जो इस वक्त जो है ना औरत की इतनी इज्जत होनी चाहिए वो नहीं है। वो इसकी वजह मेन एक ये भी है कि हमारे यहाँ दूसरी तीसरी शादी का कॉन्सेप्ट नहीं है। तो हमारे यहाँ क्या होता है कि मर्द की इज्जत ज्यादा होगी, मैन प्रोविडेंट सोसाइटी हो गई ना, ये मर्दों का माशरा कहला रहा है। उसने कहा जी मैं अपना पावर का मिसयूज करके इसको छोड़ दूं, इसे तलाक दे दूं, इसको ये कर दूं, फला कर दूं, दूसरी ले आऊं, तीसरी ले आऊं, उसको भी राइट बनता है उसके अंदर। तो वो क्या हुआ, फिर औरत डिप्राइव हो रही है यहाँ पे। हालांकि इस्लाम उसको इक्वल राइट्स देता है। ऐसा इस्लाम नहीं कहता कि आप तलाक का मिसयूज करें और बिला वजह किसी भी वजह से आप किसी औरत को तलाक देते। दीन तो आपको ये कहता है कि मियाँ बीवी एक दूसरे का लिबास है। एक दूसरे का लिबास होने के मतलब ये है कि आप बहुत क्लोज हैं और ये वो ऐसा रिश्ता है कि इसको उतारने से आप नंगे हो जाते हैं, लिबास को उतारने से। तो इसको उतारना नहीं है, इसको महसूस करना है, इसकी कंफर्ट को महसूस करना है, इसकी खुशबू को महसूस करना है। तो मतलब आपको वो देखना है कि आपकी बीवी आपके साथ कितनी अच्छी है और आप उसके साथ कितने अच्छे हैं। एक दूसरे के साथ रास्तबाजी, अच्छा बर्ताव बहुत जरूरी है और एक दूसरे को अंडरस्टैंड करना ही बहुत जरूरी है। तो इस तरह उनके राइट्स का आप ख्याल रखेंगे तो जो सास नंदों का जो मैटर है ना, तो जो आप कहते हैं कि सास जालिम होती है, अगर मियाँ बीवी का सही राइट्स का ख्याल रखता है तो वो सास को फिर वो छोड़ देती है। फिर वो कहती है कि मेरे को एक तरफ से सुकून है कि मेरा मियाँ, माई हस्बैंड इज वेरी गुड, मेरा मियाँ बहुत अच्छा है। सास अगर कभी कुछ कहती है, चलो माँ है, उसको उस तरह से वो टॉलरेट कर ले। लेकिन कोई सास भी एकदम छुड़ाना नहीं चाहती है, वो ये नहीं चाहती कि इसको निकाल दें। वो अपने वो चाहती है कि जो मैं प्यार शेयर कर रही हूँ मेरी थोड़ी सी बड़ाई हो। वो चाहती कि मैं माँ हूँ, तो आप इस तरह से रख लें कि माँ का रिश्ता थोड़ा सा बड़ा है। चलिए ठीक है जी, थैंक यू सो मच। टाइम बिल्कुल खत्म हो गया हमारा और बाकी बहुत अच्छी बातें, और अगर यही छोटी छोटी टिप्स को अगर हम आप लोग अपना लें तो मेरे ख्याल से जिंदगी बहुत ही खूबसूरत बन सकती है, बहुत आसान भी हो जाएगी, बहुत आसान हो जाएगी मेरे ख्याल से। थैंक यू सो मच साहब कि आप हमारे शो पर आए। चलिए जी, अभी हम जाएंगे ब्रेक पर और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो मैं तो उनको, खैर मैं क्या, आप सब उनको ट्रू एक्टर कहेंगे। जो एक एक्टर कहा जाता है ना, जो एक वर्ड है एक्टर का, वो मेरे ख्याल से राशिद फारूकी साहब के लिए ही बेस्ट होगा, क्योंकि वाकई बहुत अच्छे एक्टर। आपने उनको बहुत सारे ड्रामों में देखा, बहुत सारी टेलीफिल्म्स में देखा, जिसमें मैं आप लोगों को बता दूं ज़ैनब बिनते सकीना हाजिर हो, मेरे अंगने में, इजाज़त, लॉन्ग प्ले था उनका, गुल्लू उस्ताद और बहुत सारे ड्रामे। मैं कल रात में भी उनका एक ड्रामा देख रही थी, उस पर उनसे बात करेंगे। और रामचंद पाकिस्तानी पे भी उनसे बात करेंगे, बहुत अच्छी पाकिस्तानी मूवी महीन जवार ने डायरेक्ट की थी। हम बात करें राशिद फारूकी की। ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो वो हमारे साथ होंगे। आप भी हमारे साथ ही रहिएगा सुबह बखैर वाइब के साथ में। एक दफ़ा फिर आप सबको खुशामदीद करते हैं सुबह बखैर वाइब के साथ में। यकीनन आप सबकी सुबहें बहुत अच्छी हो रही होंगी, क्योंकि आप लोग पॉजिटिव सोच के साथ अपनी सुबह का आगाज किया होगा। नेगेटिव सोच को आने ही नहीं देना है अपने पास, ठीक है ना। पॉजिटिविटी की बात करते हैं, पॉजिटिव रहते हैं, पॉजिटिव बातें करते हैं, अच्छी अच्छी सोचों को अपने साथ रखते हैं। इसीलिए आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं, मैंने भी आप लोगों को ब्रेक से पहले भी बताया था कि अगर उनके लिए कहा जाए कि ट्रू एक्टर, तो मेरे ख्याल से राशिद फारूकी साहब के लिए बिल्कुल सही बैठती है ये बात कि आपको उनके अंदर बहुत सारी वेरिएशंस नजर आती हैं, डिफरेंट रोल्स में आपको वो नजर आते हैं और बहुत अच्छी तरीके से करके जाते हैं। लाइक अगर वो कोई एक कैरेक्टर भी करेंगे तो उसको बिल्कुल लगता है कि हाँ वो इन्वॉल्वमेंट के साथ वो काम कर रहे होते हैं उसको। तो वेलकम करती हैं अपने शो पे राशिद फारूकी साहब को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। सुबह को एंजॉय करते हैं? बहुत ज्यादा, मैं बहुत अर्ली उठता हूँ। अच्छा, मॉर्निंग पर्सन है आप भी? जी। अच्छा, शुरू से ही है जब से ये ड्रामे की? नहीं, मेरी आदत है, मैं बहुत पहले से बहुत अर्ली उठने का आदी हूँ। अब तो खैर एक वजह है कि मुझे अपनी बेटी को स्कूल छोड़ने जाना होता है, तो वो उसकी वजह से। लेकिन अच्छा, जब आप स्कूल जाया करते थे तो उस वक्त उठने का दिल चाहता था या उस वक्त तो नहीं सोता रहता हूँ यार? उस वक्त तो कोशिश होती थी जितनी देर हो सके मार के उठाया जाता था। अच्छा, पिटाइयाँ होती थी? बिल्कुल पिटाइयाँ होती थी। अच्छा, बचपन कैसा होता है? बड़ा मजेदार? आज तक याद आता है वही वापस याद करते हैं बचपन को आपके। कैसे थे बचपन में? शरारती थे?
मैं शरारती नहीं था, बल्कि काफी शाय था और शाय थे। हाँ, बहुत ज्यादा अपने आप में अंदर रहता था, बात नहीं हो सकती थी मुझसे। अच्छा? अगर मुझे खड़ा होके किसी से बात करनी पड़ती थी तो मेरी टांगे कांपने लगती थी। नहीं, ये आप बात ये कर रहे हैं? रियली मैं आपको बिल्कुल सच बता रहा हूँ। अरे और एक वक्त तक मुझे अच्छी तरह याद है कि 9th क्लास में मैंने एक तकरीरी मुकाबले में हिस्सा ले लिया। ठीक है। और मैंने रट्टा लगा लिया तकरीर में। अब शुरू हुई, 2-3 लाइनें बोली थी तो मैं भूल गया। अच्छा। अब मैं समझ में नहीं आया क्या करूं। फिर मैं देखता रहा, फिर मैंने जल्दी से पेपर निकाला, फिर मैंने देख के ही पढ़ना शुरू कर दिया। वो किसी तरह गुजारी और उसके बाद फिर मैंने किसी तकरीरी मुकाबले में हिस्सा नहीं लिया। तो फिर कैसे आप, जब एक इतना शाय इंसान जो जी तकरीर भी नहीं कर पा रहे हैं, अब घबरा रहे हैं, टांगे कांप रही हैं, और फिर वो माशाल्लाह इतने अच्छे एक्टर। अच्छा, ये भी एक प्रोसेस के तहत मुझे लगता है ऐसा हुआ कि एक वक्त पे मैं जॉब करने लगा था, थोड़ी सी तालीम हासिल करने के बाद, मतलब बीए करने के बाद मुझे जॉब मिल गई। मैं एक जॉब करने लगा और मेरा कोई रुझान नहीं था, सोचा भी नहीं था। आई मीन आपको बचपन से शौक नहीं था, वो वाले? और वैसे ही शायद तो आदमी था, तो ज्यादा सोचा भी नहीं करता था। तो एक साहब मेरे दोस्त थे, वो कहीं से गुजर रहे थे, मैं वहाँ बैठा हुआ था। उन्होंने कहा यार हमारे साथ थिएटर करो। मैंने कहा ये क्या होता है? कहने लगे आओ फिर दिखाएंगे। वो ले गए मुझे। एक ऐसे ही पॉलिटिकल सा थिएटर था, वो एक पॉलिटिकल पार्टी के एक विंग के हेड थे। पॉलिटिकल थिएटर था, उसमें मुझे एक मौलवी का किरदार मिला था, बड़ी सी लंबी सी दाढ़ी, और वो नेगेटिव मौलवी था। ये किस सन की, कब की बात है ये होगी 91 की बात। 91 में। तो वो मैंने कर दी। और अच्छा राशिद साहब, एक मिनट, कॉल आई है, कॉल भी ले लेती हूँ, फिर हम इसको मजीद कंटिन्यू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बहुत सारी दुआएं, बहुत सारा प्यार। जुम्मा मुबारक। जुम्मा मुबारक, आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। कैसी हैं फरजाना साहिबा आप? बस अल्लाह का लाख लाख शुक्र, एहसान है आप। सुबह सुबह देख के दिन फ्रेश हो जाता है। जी जी, क्या कहेंगी? राशिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हाँ, राशिद को कहूंगी, उनकी कुछ बेटी कैसी, बख्तावर ठीक है? बिल्कुल फर्स्ट क्लास। अरे आप तो जानती हैं भाई। मैं इसलिए जानती हूँ कि इनकी बेटी ने फर्स्ट पर्ची मेरे विनर की उठाई थी, जिंदगी की पहली पर्ची जो कहती ना, तो नील की बेटी ने मेरे नाम निकाला था। अच्छा, सही सही सही, ठीक है। कहते ना उसको भी जिंदगी दे, खुशियाँ दे, उनको भी दे। और ऐसे कहते ना ये लोग नेचर अदाकार हैं, बिल्कुल, कि जिसमें कहते ना आ जाते हैं तो एक लावालीपन सा नहीं है। कहते ना हमारे बच्चों के लिए, इनके लिए ये एक सबक है जो इनसे सीखें, जो इनकी नेचर अदाकारी सीखें। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच। चले जी, थैंक यू। कैसे सब ठीक है? बिल्कुल फर्स्ट क्लास। ये आपका जी, ये जो आपका पीछे से जो आपकी आवाज आती है ना, ये मुर्गा साहब की, ये बड़ी मजेदार होती है। ये सलाम करता है ना, ये भी सलाम करता है हम लोग। हर कॉल पे पीछे से इनकी कुकड़ू कू जरूर आ रही होती है। चलें ठीक है, थैंक यू जी, थैंक यू फरजाना साहिबा जी। अच्छा, तो फिर थिएटर स्टार्ट हुआ? हाँ, थिएटर किया, उसमें मुझे मजा आया पहली दफा। तालियों वालियां भी बजी। हाँ, अच्छा, जाहिर है मैंने कोई कॉन्शियसली एफर्ट नहीं की थी, वही डायरेक्टर साहब। नहीं, उस वक्त आपकी टांगें कांपी नहीं कांपी क्या? नहीं, उसके लिए हमने, वो एक प्रोसेस था। वो पहले हमने उसे रिहर्स किया था, उसके बाद हम स्टेज पे पहुंचे थे, बहुत सारे लोग हमारे साथ होते थे, और रिहर्सल के दौरान मेरी इनिबिशन काफी हद तक कम हो गई थी। और जब मैं पहली दफा स्टेज पे गया और वो स्टेज हो गया, और लोगों ने तालियां भी बजा दी और मुझे नीचे आके भी लोगों ने मुबारकबाद दी, तो मैं काफी हद तक कॉन्फिडेंट हो गया। वो लोगों की अप्रिसिएशन से जो है ना, वो कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली आ जाता है। फिर तो मैंने कहा यार, फिर तो चल, अच्छा काम तो कोई है नहीं। फिर मुझे कुछ ट्रेनिंग, मैंने थिएटर ही शुरू कर दिया था। ठीक है। और पहले वो एमेचर लेवल पे था, फिर मुझे कुछ अच्छे ग्रुप भी मिल गए, मुझे ट्रेनिंग्स मिल गई थिएटर की, कुछ अच्छी। तो मेरे ख्याल से एक अच्छे एक्टर के लिए थिएटर करना बहुत जरूरी है, हर इंसान के लिए। अच्छा, थिएटर करना इसलिए जरूरी है, जो लोग अपने अंदर शाइनेस महसूस करते हैं, जो अपने अंदर इनिबिशंस महसूस करते हैं, उनको कॉन्फिडेंट होने का बहुत अच्छा मौका मिलता है। मैं आगे इसके बाद जब मैंने थिएटर वेटर कर लिया, तो मैं एक एनजीओ के लिए थिएटर पढ़ाने भी लगा एक तरह से। इंटीरियर सिंध में मुझे 2-3 डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर स्कूल थे, उनका कोई प्रोजेक्ट चल रहा था। उन्होंने मुझे कहा कि आप थिएटर एक्टिविटी करेंगे, हम उससे एनालाइज करेंगे कि इससे क्या होता है। अच्छा, तो रिजल्ट यही था कि वो बच्चे जो स्कूल आने से भी कतराते हैं, उनको वो खाना देते थे ताकि एनरोलमेंट पढ़ाया जा सके। वो आ जाते थे तो उनके साथ उन्होंने कुछ और भी करना था। तो एक एक्टिविटी ये रखी थी कि किसी भी लेवल का आप थिएटर करा करें। मैं उनके रोल बदलता था, छोटी सी एक्टिविटी थी।
वो एक्टिविटी करने के बाद वो बच्चे खुल जाते थे, कॉन्फिडेंट हो जाते थे, उनको मजा आता था। हाँ। और उनका एनरोलमेंट जब वो स्कूल आ ही गए तो उनकी एक एक्टिविटी बनती। सही। तो ये मेरे लिए भी लर्निंग थी। हाँ। तो आप उन लोगों को सिखा रहे थे? तो एक वक्त में वो प्रोजेक्ट पूरा हो गया और मैं फारिग हो गया। तो हाँ, लाइक थिएटर से लेकिन फिर बहुत ज्यादा हेल्प हो जाती है, बहुत फिर आप ड्रामों की तरफ आ गए। अच्छा, लेकिन बचपन की कोई शरारत याद है आपको? शरारत क्योंकि शरारत तो आप थे नहीं, शरारती तो आप थे नहीं। था नहीं, बहुत ही मिस्कीन सा बच्चा नहीं होता जो चुप कोने में बैठ जाता है, खा के बैठ जाता है। हाँ, देखो तो वो पहले ही निकल जाता है। ऐसे मिस्कीन से बच्चे के अंदर कहते हैं कि बहुत कुछ होता है, फिर वो चाहता है कि उसका बाहर निकले, वो बाहर निकल के आए। वो कहते हैं कि अंदर ही अंदर फिर वो बहुत सारी बातों को बर्दाश्त कर रहा होता है। ऐसे थे कि असल में दूसरों की तकलीफ अपने अंदर बर्दाश्त कर लेना, थोड़े से इस तरह के थे? इस तरह से था कि कुछ होते जो बच्चे कुछ हासिल नहीं कर पाते ना अपनी जिंदगी में। देखता तो सबको था, जी हाँ। सब लोग खेल भी रहे होते थे, उन्हें चीजें मिल रही होती थी, मुझे कुछ चीजें से महरूम था। वो महरूमियां मेरे अंदर जन्म लेती थी, मतलब जगह बनाती रही, और मैं चाहता था उन्हें दूर करना, लेकिन मैं नहीं कर सकता था। तो उससे मैं सेंसिटिव हो गया था काफी हद तक। मुझे छोटी सी भी बात भी किसी की बुरी लगती फील हो जाती थी। मुझे फील होता था कि इस आदमी ने मुझे, मतलब इसके कहने का मकसद इसने अल्फाज में इस्तेमाल नहीं किए, लेकिन इसका लहजा ऐसा है कि ये मुझे कुछ कह रहा है, या मुझे फील एकदम से फीलिंग्स ऐसी हो जाती है। एक और कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, आपको भी बहुत बहुत। कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक हूँ, आप कैसी हैं और कौन बात कर रही हैं? मैं तहरीन बात कर रही हूँ। तहरीन कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? सुबह अच्छी हुई आपकी? जी बहुत अच्छी हुई, और आपके गेस्ट आज बहुत अच्छे। उनका जो ड्रामा था मेरे अन्ने में और मायनी वगैरह, मैंने सारे देखे हैं। हाँ, आपने सारे देखे हैं। बहुत अच्छे एक्टर हैं ना? बहुत जबरदस्त। और मेरे अन्ने में तो इनकी एक्टिंग बहुत मजे की थी। थोड़ी सी फनी भी थी और बहुत मजा आता था। और ये उस कैरेक्टर में इतने ज्यादा हो गए थे कि ऐसा लगता था ये एक्टिंग नहीं है, सच में कर। बिल्कुल सच में कर रहे हैं। इनके अंदर यही तो एक इनकी खूबी है कि लगता है कि सच में करें। आप बात करें इनसे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे आप? आपकी एक्टिंग बहुत अच्छी होती है। बहुत शुक्रिया। और आपका नया ड्रामा कौन सा आ रहा है? यार कुछ अभी शुरू हुए। एक जियो पे है बहकावा, एक दिल तो भटकेगा ये भी जियो पे है, एक हम टीवी पे संजा है, और भिनक है टीवी 1 पे। माशाल्लाह, ड्रामे तो फिर ड्रामे है ना, चले चले। और अभी कुछ हो रहे हैं। एक ड्रामा जरूर देखिएगा, उसका नाम है राजू रॉकेट, वो अप्रैल में शुरू हो जाएगा हम टीवी। जी जरूर, मैं जरूर देखूंगी। और आज आपका क्वेश्चन क्या है? आज का क्वेश्चन नहीं है कोई भी। अच्छा, तो आपने अपने क्वेश्चंस किया गए, बहुत मजा आता है। मजा आता है? अच्छा ठीक है, चलें, सही है, जरूर रखेंगे। वो तो होता है, लेकिन आज बस मेरे पास पेपर नहीं आया, आज क्वेश्चन नहीं है। चलो ठीक है, थैंक यू सो मच तहरीन, थैंक यू। अच्छा, राजू रॉकेट नाम से बड़ा मजेदार लग रहा है। हाँ, फनी प्ले है। अच्छा। और बहुत दिनों से मैं सीरियस काम करता रहा हूँ, तो मुझे एक बहुत फनी, मैं इसी के ऊपर आना चाह रही थी कि आपको जब भी देखा आपको एक्टिंग करते हुए, तो ये तो जरूर लगा कि जी बड़े ही अच्छी एक्टिंग, बहुत सीरियसनेस के साथ, लेकिन लगता था कि आपके अंदर एक थोड़ा सा एक कुछ है आपके अंदर जो आप निकालना चाहते हैं अपनी एक्टिंग में, वो ना आपके चेहरे पे आ जाता था, वो थोड़ा सा वो वाली फीलिंग्स होती थी। तो अब आप कॉमेडी कर रहे हैं फिर? हाँ, कॉमेडी कर रहा हूँ, लेकिन मैं एक बात बताऊं कि जब भी हम जिंदगी गुजार रहे हैं, मैं एक एक्टर हूँ, यही काम करता हूँ, तो मुझे इनपुट की जरूरत है बहुत ज्यादा। मैं इतना काम करता हूँ कि वो निकल जाएगा तो मैं खाली हो जाऊंगा, वैसा ही काम करने लगूंगा ना। तो मुझे इनपुट चाहिए होता है। मुझे बहुत ज्यादा फिल्में देखनी होती है, मुझे सड़कों पे घूमना होता है, मुझे लोगों से मिलना होता है, मुझे किताबें पढ़नी होती है, तब मेरे अंदर इनपुट जाता है, तो वो मैं किसी कैरेक्टर के साथ निकाल सकता हूँ। तो पिछले दिनों कॉमेडी की तरफ रुझान रहा, लोगों ने मुझे कॉमिक रोल दिए। तो उस कॉमिक रोल को करने के लिए भी आपको कॉमिक इनपुट चाहिए। सही। तो जाहिर है मैंने उस तरह की फिल्में देखी, उस तरह के कॉमेडी ड्रामे, और कुछ नया करने की कोशिश की है। वो आप राजू राकेट में जरूर देखेंगे, वो तो खैर कि बहुत ही अच्छा होगा। वो थोड़ी सी बात करते हैं रामचंद्र पाकिस्तानी के ऊपर, बहुत ही अच्छा कैरेक्टर आपका, आपकी बहुत अच्छी एक्टिंग, लेकिन कुछ लोगों ने उसको ये भी कहा कि जी वो फ्लॉप हो गई वो मूवी। तो कमर्शियली अगर कोई चीज फ्लॉप है, मतलब मेरा ख्याल है कि उसने बहुत ज्यादा पैसे नहीं कमाए, और उसकी वजह प्रोजेक्ट महरीन जब्बार का, और उसमें नंतर दास ने इतना अच्छा काम किया, आपने, उस बच्चे ने। जैसे मैं एक मिसाल दूं कि बहुत सारे राइटर लिखते हैं, कोई जासूसी नॉवेल लिखता है,
और कोई सबरंग डाइजेस्ट